जी रिकॉर्डिंग ऑन होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग बेसिकली क्या है, क्या टीचिंग का तस्वुर जो है वो है क्या। तो टीचिंग और लर्निंग जो है वो ट्विन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जुड़वा एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। जिस तरह जुड़वा बच्चे होते हैं तो टीचिंग और लर्निंग भी ऐसी ही एक्टिविटीज़ हैं। तो टीचिंग बेसिकली एक ट्राईपोलर प्रोसेस है। हम ये एक एजुकेशनिस्ट हैं हाईमैन, इनके मुताबिक जो है टीचिंग की डेफिनेशन करते हैं कि टीचिंग क्या है। While defining the concept of teaching, हाईमैन ऑब्जर्व्स, क्या ऑब्जर्व किया उसने, टीचिंग इन्वॉल्व्स अ ट्रेड ऑफ एलिमेंट्स। अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो, मतलब अ ट्रेड ऑफ एलिमेंट्स के तीन तरह के एलिमेंट्स हैं। उसके अंदर कौन कौन से, टीचर, द पीपल यानी कि स्टूडेंट। ये थोड़ा सा मुश्किल वर्ड अगर लगे तो यहाँ स्टूडेंट यूज़ कर लें, अगर पेपर में आ जाए तो याद रखिएगा कि ये स्टूडेंट के लिए। द सब्जेक्ट मैटर एंड दिस ट्रेड इज़ डायनामिक इन क्वालिटी, ठीक है। तो ये मतलब मुतहर्रिक है एक, इस इनकी क्वालिटीज़ जो हैं। अब उर्दू में आपको समझाती हूँ बिल्कुल आसान से अंदाज में कि ये तीन अहम एलिमेंट्स हैं, तीन अज्जा हैं जिनसे मिलकर टीचिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसमें ये एक ट्राइंगल बनी हुई है, मतलब एक मुसल्लस है जिसके तीन कोने हैं, जिसके एक कोने पे एक टीचर है, दूसरे कोने पे स्टूडेंट है, तीसरे कोने पे सिलेबस है, कंटेंट है जो पढ़ाया जाएगा। अब अगर टीचर नहीं है तो कौन पढ़ाएगा। तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और तीनों में से अगर एक भी मिसिंग होगा तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे अगर टीचर मौजूद है लेकिन बच्चे नहीं हैं तो वो किन्हें पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा। फिर अगर बच्चे मौजूद हैं, टीचर नहीं है, तो बच्चे किससे पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स किससे पढ़ेंगे। इसी तरह अगर सिलेबस नहीं मौजूद, टीचर भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन सिलेबस नहीं है, तो क्या पढ़ाएगा टीचर और स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे। तो इसलिए तीनों जो हैं वो उनका बैक वक्त एक जगह पे इकट्ठे होना बहुत ज़रूरी है। तीनों एक दूसरे के लिए लाज़िम और मलज़ूम है। कोई एक भी मिसिंग है तो ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, और यही बात जो है वो हाईमैन ने की है। नेक्स्ट नेचर ऑफ टीचिंग पे बात करते हैं कि टीचिंग की नेचर क्या है। डेफिनेशन एक ही एजुकेशनिस्ट की ऐड की है, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं, हर एक की अपने अल्फाज में बात की गई, लेकिन बात यही है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थी डेफिनेशन, इस वजह से इसको ऐड कर दिया गया। टीचिंग इज़ अ ट्राइंगुलर प्रोसेस। ट्राइंगल प्रोसेस जैसे कि अभी मैंने समझाया कि एक मुसल्लस है, उसके तीन कोने और तीनों पर टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट है। तो इसी तरह पहली जो इसकी टीचिंग की नेचर का पहला पॉइंट है वो ये है कि ये एक ट्राइंगुलर प्रोसेस है, और तीनों ही एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन आपस में क्लोज रिलेशनशिप होता है तीनों का। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप बहुत करीबी हो जाता है। नेक्स्ट है टीचर जो है वो रूहानी जो वालदैन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है अ चेन ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब अ चेन ऑफ एक्टिविटीज़ से मुराद ये कि टीचिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे मैंने कहा कि टीचिंग और लर्निंग जो है ये ट्विन एक्टिविटीज़ हैं, इसी तरह टीचिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें ये कोई एक सिंगल एक्ट नहीं है कि एक तरफा प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये दो तरफा प्रोसेस है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, और फिर एक दूसरे के साथ वो एक्टिविटीज़ जुड़ी होती हैं और सिस्टमेटिक तरीके से वर्क कर रही होती हैं, और फिर जो रिक्वायर्ड गोल्स होते हैं उनको अचीव किया जाता है। नेक्स्ट है काजेज चेंज इन बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमूमन जो है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टीचिंग का गोल क्या है, गोल ऑफ टीचिंग। तो गोल ऑफ टीचिंग क्या है कि डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर, डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर, रवैयों में मतलूबा तब्दीली लाना जो है वो असल टीचिंग का मकसद होता है। गोल ये होता है कि पढ़े लिखे और जाहिल बराबर नहीं है, ये अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में फरमाया है। तो पढ़े लिखे और जाहिल के बिहेवियर में फ़र्क होना चाहिए। तो बेसिकली टीचिंग का जो गोल है वो चेंज इन बिहेवियर है। इंटीमेट कॉन्टैक्ट
इसका मतलब है कि बहुत डीप रिलेशनशिप होता है टीचर और स्टूडेंट का, और ये कोई मतलब ऐसा सरसरी सा ताल्लुक नहीं होता। और फिर इस तरह का ताल्लुक है कि अकॉर्डिंग टू मॉरिसन, ये भी एक एजुकेशनिस्ट है, वो कहता है कि टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मेच्योर पर्सन एंड एन इमेच्योर पर्सन। इमेच्योर मतलब कि जो ना तजर्बाकार है, छोटा है, उसका शऊर का लेवल अभी छोटा है, यानी कि स्टूडेंट। और मैच्योर मतलब टीचर, जो जिसके पास शऊर है, इल्म है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। इन दोनों का आपस में जो ताल्लुक है वो टीचिंग है। और फिर टीचर जो है वो नॉलेज इम्पार्ट करता है स्टूडेंट में, और फिर लर्निंग आउटकम मिलते हैं उसे। फिर इंटरैक्टिव प्रोसेस है। इंटरैक्टिव प्रोसेस भी मतलब ऐसे नहीं है कि वन एक तरफा ताल्लुक है या सिर्फ सरसरी सा ताल्लुक है, बस कोई जैसे फीलिंग्स नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, इस तरह का नहीं है, बल्कि टोटली कंप्लीट अटैचमेंट होती है। टीचिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर टीचर और स्टूडेंट का जो आपस का रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाला है। अगर वो ऐसा नहीं होगा तो फिर टीचिंग के वो वाले गोल्स नहीं मिलेंगे जो जो रिक्वायर हैं। तो दिस टीचिंग मीन्स इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक, इट इज़ एन इंटरैक्टिव और इंटरपर्सनल प्रोसेस। और उसके बाद है टीचिंग इज गिविंग इन्फॉर्मेशन, कि टीचिंग जो है वो मालूमात देती है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। अब एक बच्चा जो है ना तो वो अपने तौर पर सब कुछ सीख सकता है और ना ही वो सीखता है, उसके लिए एक टीचर की ज़रूरत होती है। और टीचर जो है वो स्टूडेंट के अंदर नॉलेज जो है वो इम्पार्ट करता है, और फिर मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स पे रोशन करता है, उन्हें सिखाता है। उसके बाद है टीचिंग इज काजिंग टू लर्न, के सीखने का बायस बनती है टीचिंग जो है। जब द चाइल्ड कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक एन एम्प्टी वेजल इनटू विच एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी पोर्ड डाउन, कि इस तरह नहीं समझना चाहिए कि बच्चे जो है वो खाली बोतल है या खाली बॉक्स है और उसमें कुछ भी डाल दिया जाए, बल्कि उसके अंदर रिलेटेड नॉलेज और लर्निंग गोल्स, टीचिंग गोल्स के अकॉर्डिंग, और फिर बच्चे की विलिंगनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब तक बच्चा जो है वो विलिंग नहीं है सीखने के लिए, तो तब तक वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा, चाहे टीचर जितनी भी एफर्ट कर ले। मिसाल के तौर पे आप खुद जो न्यू स्टूडेंट है, अगर वो पेडागोजी को देख के ही डर के भाग जाए और अपने माइंड सेट जो है वो बनाई ना कि हमने सीखना है, उनके अंदर शौक ही ना डेवलप हो, तो चाहे उनको जितना भी आसान बना के आप पेश करें, उनको समझ नहीं आएगी, वो नहीं सीख पाएंगी। और चेंज जो होता है और जो ख्वाहिश होती है वो इंसान के अंदर जन्म लेती है, और उसी से वो अपनी ज़िंदगी को बदलता है। ठीक है, तो बच्चे को जो है वो दिली तौर पर इनरली जो है वो पहले उसे राज़ी करना होता है, उसे पढ़ने पर आमादा करना होता है, तो फिर ही वो लर्न कर पाता है, तभी फिर उसके बाद उसके अंदर सीखने का शौक पैदा होता है। डायरेक्शन, टीचिंग इज़ अ डायरेक्शन। किस तरह से डायरेक्शन है कि लर्नर्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट एंड्स, दे आर डायरेक्टेड टू डू द राइट थिंग्स सो दैट डिजायरेबल चेंज अकर इन दैम। अब कोई भी गोल है वो अचीव करने के लिए एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। मतलब डायरेक्शन नहीं होगी तो इधर उधर रैंडमली घूमते घूमते कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठीक है, आपने मिसाल के तौर पर अपने वर्किंग प्लेस से घर आना है या घर से वर्किंग प्लेस पर जाना है, तो आपका जो एक ट्रैक है, जो आपका रोड है जिससे आप डेली आपका ट्रैक है जिस पे आप जाते हैं, उस पर नहीं जाएंगे, इधर उधर रास्तों पे जाते जाएंगे, तो आप किस तरह से मंजिल पर पहुंच सकेंगे? नहीं पहुंच सकते। तो टीचिंग इज़ अ डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, कि वो राइट वे में जो है वो ट्रैवल करें। इंकरेजमेंट, टीचिंग इज़ एनकरेजमेंट। इंकरेजमेंट ब्रिंग्स इन कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस जो है वो लीड्स टू सक्सेस इन लर्निंग। के सबसे पहले तो टीचिंग जो है वो इंकरेजमेंट, हौसला अफजाई जो है वो करती है लर्नर्स की, और फिर वो जो उनके अंदर हौसला अफजाई होती है, एक स्पिरिट पैदा होता है, उस स्पिरिट से उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, और उस कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से फिर वो कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप में से मतलब मिसाल के तौर पर आप अपनी क्लास में बैठी हैं, एक नया बच्चा आता है और आते ही आप उससे कहें कि आप तो सीखने के काबिल ही नहीं हैं, आप क्या लेने आ गए हैं क्लास में। आपने एक दफ़ा बात की
उसके फेस एक्सप्रेशन देखें डाउन हो जाएंगे, दूसरी दफ़ा कहें तीसरी दफ़ा कहें उसका दिल टूट जाएगा, वो सीख ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर एक नालायक बच्चा भी आता है और आप उसे आते ही कहें कि बेटा शाबाश, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा पावर है, तो उसके फेस एक्सप्रेशन देखें कि किस तरह से चेंज होते हैं। और फिर अगर वो कुछ नहीं भी कर पाता तो वो करेगा और वो करके दिखाएगा। ये आप बेशक पर्सनली एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। तो इंकरेजमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर टीचिंग इज स्टिमुलेटिंग लर्निंग के सीखने की, ये पहले भी हमने डिस्कस किया, टीचिंग इज काजिंग टू लर्न, ये उससे रिलेट ये है कि सीखने के लिए बच्चा जो है वो उससे पहले रजामंद करना पड़ता है। चाइल्ड विल नॉट ऑटोमेटिकली बिकम विलिंग टू लर्न, और वो खुद ब खुद जो है वो तैयार नहीं हो जाता सीखने के लिए, बल्कि टीचर को सोचना पड़ता है, उसे डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके उसके अंदर लेवल ऑफ इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ता है, उसके बाद वो सीखने की तरफ आता है, ऐसे ही नहीं आ जाता सीखने के लिए। फिर टीचिंग इज़ गिविंग गाइडेंस, रहनुमाई करती है और उनके लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाती है और उसे मेंटेन रखती है। और अब यहाँ पर एक चीज़ समझने में कि गिविंग गाइडेंस मतलब कि एक टीचर ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की और एफर्ट करके लर्नर्स के अंदर जो है वो लर्निंग का इंटरेस्ट पैदा किया, कि वो सीखने का शौक़ पैदा किया और वो सीखने के लिए रजामंद हो गए। तो अब उनको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, जिस में एक ट्रैक दिया जाएगा जिस पर वो सफ़र करेंगे और फिर अपने गोल्स को अचीव करेंगे। फिर लीड्स टू द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, रहनुमाई करती है बच्चों की नशोनुमा के लिए, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ लीड्स टू चाइल्ड्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट, ओवरऑल जितनी भी उसकी नशोनुमा होती है, ग्रोथ होती है, हर एक में उसको हेल्प आउट करती है। अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर जो है उसको बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स को, रुकावटों को जो है वो हैंडल करना होता है, तो उसे बहुत सारी जो हैं इश्यूज़ को ओवरकम करना होता है, तो वो फिर मैनिपुलेट करता रहता है सिचुएशंस को और उसी के मुताबिक सिचुएशन मसाइल के मुताबिक उनको अरेंज करके हैंडल करता है। तो ये एक फ़न है। फिर है नेक्स्ट, टीचिंग इज़ हेल्पिंग द चाइल्ड टू मेक इफ़ेक्टिव एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट, बिल्कुल के हेल्प करती है बच्चे की कि वो अपने माहौल में, अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट करे और सर्वाइव कर सके। टीचिंग इज़ हेल्पिंग द चाइल्ड टू डेवलप इमोशनल स्टेबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा इमोशनली स्टेबल हो। अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है बच्चा तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको नॉर्मल लेवल पर लाए। और अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा शाय है तो ये भी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको, उसकी वो जो शाइनेस है वो कंट्रोल करे। तो इमोशन को स्टेबल करना भी टीचिंग है, ठीक है। उसके बाद है टीचिंग प्रोफेशनल एक्ट, तो ये एक बिल्कुल प्रोफेशनल एक्ट है, पेशा है टीचिंग, और इसमें एक टीचर जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। और उसके बाद टीचिंग आर्ट के साथ साथ साइंस भी है। आर्ट में उसके अंदर जो अल्लाह ताला की तरफ से एबिलिटीज़ होंगी, सलाहियतें होंगी, वो खुद ब खुद बाहर आती जाएंगी। और साइंस में फिर वो उस मेथड में वो स्किल्स को सीखेगा, मेथड्स को, टेक्निक्स को यूज़ करके अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाएगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, motivating and guiding the peoples to learn through their own activities, training their emotions and developing their powers and capacities so that they are able to effective adjustment to their environment. तो ये है जी टीचिंग। इसके बाद है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। अच्छा, मैक्सिम्स क्या है? ये मतलब कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, या आप आसान लैंग्वेज में कह के ये रूल्स हैं कुछ ऐसे जिनके ज़रिए से टीचिंग की जाए तो ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो इनको मज़ीद आगे डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट। जी, तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में ये साथ में मैंने इसको उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दिया है कि टीचिंग के ज़्यादा से ज़्यादा वो आफाकी हक़ाइक़ जो उस्ताद ने तजर्बे की बुनियाद पर दरियाफ़्त किया, यानी मल्टीपल टाइम्स में जब टीचर्स जो है वो टीचिंग करते हैं तो फिर अपने तजर्बात से जो फैक्ट्स उन्होंने आफाकी हक़ाइक़ जो हैं कलेक्ट किए वो आलमगीर अहमियत के हामिल हैं और काबिल एतमाद हैं, यानी ट्रस्ट वर्दी हैं वो रूल्स।
उन रूल्स को फॉलो किया जाए तो टीचिंग को मुनज़्ज़म अंदाज में जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। मुख्तलिफ मादों का इल्म उस्ताद को मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ने में मदद देता है। जी, टाइप्स ऑफ मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग। अब इसमें फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग हैं। इसमें देखें कि जैसे हमने डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड पढ़ा, तकरीबन उससे ये मैगज़ीम्स जो हैं उससे मिलते जुलते हैं। सबसे पहले फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, यानी टीचिंग जो है वो आसान से मुश्किल की तरफ जाए। ये नहीं कि पहले मुश्किल चीज़ पढ़ानी शुरू कर दो, बच्चा डर जाए और जो उसको आ रहा है वो भी ना आए। तो आसान से मुश्किल की तरफ, यानी आसान से जो चीज़ें उसको पहले पता हैं पहले उनके बारे में बात करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे रिलेट करते हुए अपने मतलूबा टारगेट तक ले जाया जाए। फिर नोन टू अननोन, मालूम से नामालूम की तरफ, सिंपली उसके क्लासरूम में, उसके डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसके सोशल सर्कल में जो चीज़ें वो जानता है उनसे रिलेट करते हुए जो है वो उसे अननोन की तरफ ले जाया जाए। फिर पार्ट टू होल, यानी कोई भी टॉपिक है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए और फिर जो है वो उसे पूरे जुज़ की तरफ, मुकम्मल की तरफ लेके जाया जाए। और होल टू पार्ट भी पढ़ाया जाता है, लेकिन पार्ट टू होल वाला ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बाज़ दफ़ा पूरा जो है ये मैथमेटिक्स में जो है वो पूरा रूल बता के फिर उसको वेरीफाई कर दिया पार्ट में डिवाइड करके। उसके बाद कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है, यानी पहले उसे मॉडल दिखाएं, कुछ मतलब मादा चीज़ दिखाएं जो सामने नज़र आ रही है, जिसको वो देख सके, छू सके और उसको देख के उसके जहन में कोई कंसेप्ट पैदा हो, तो फिर कंसेप्चुअल स्टडी की तरफ यानी एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएं। ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, पहले डायरेक्ट और उसके बाद इनडायरेक्ट बात की तरफ, मतलब पहले सामने मौजूद चीज़ों पे बात की जाए उससे रिलेट करके और उसके बाद इनडायरेक्ट चीज़ों की तरफ लेके जाया जाएगा। फिर पर्टिकुलर टू जनरल, एनालिसिस टू सिंथेसिस, और पर्टिकुलर टू जनरल यानी एक स्पेसिफिक बात से आम बात की तरफ। जैसे डिडक्टिव और इंडक्टिव में एग्जांपल्स दी थी मैंने कि पहले एक ख़ास बात से फिर एक आम बात की तरफ, यानी एक बच्चे के लिए एक बात कही फिर कहा कि ये जी पूरी क्लास के लिए ये रूल है। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक टू जर्नल हो गया। और एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी कि ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी देखें आप, उसमें जो कॉग्निटिव डोमेन में एनालिसिस और सिंथेसिस दोनों लेवल ये सब ग्रुप्स हैं के सिंथेसिस पे फिर उसने क्रिएट करना होता है, उसकी क्रिएटिविटी होती है, कुछ भी उसने लिखना होता है, तो पहले उसे तज्जिया करना सिखाएं, एनालाइज करना सिखाएं चीज़ों को, उसके बाद उसे कहें कि जी अब लिखें। ये नहीं कि पहले लिखने को कह दें वो बच्चा लिख ही कुछ ना पाए। तो एम्पिरिकल टू रेशनल, और यानी तजर्बात से फिर दलाइल हकायक की तरफ लेके जाया जाए। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ये भी नफ्सियाती तरीक़ाकार के तहत फिर लॉजिकल वे में। और ये तमाम जो है अब जो है वो जी फीचर्स ऑफ टीचिंग आ गई। तो ये सारे रूल्स थे टीचिंग के, इन रूल्स को फॉलो करते हुए अगर एक टीचर टीचिंग करता है तो वो उसकी टीचिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव हो जाएगी। फीचर ऑफ टीचिंग है कि गुड टीचिंग इज़ स्टिमुलेटिंग, ये हमने पीछे उसकी नेचर में भी पढ़ा कि तहरीक देने वाली टीचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी टीचिंग होती है, कि जिससे स्टूडेंट्स को एक आइडिया मिले, एक उनके अंदर जज्बा पैदा हो, शौक़ पैदा हो, जिससे वो सीखने की तरफ आएँ, उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़े। उसके बाद है नॉट अ मैटर ऑफ पोरिंग इन बट ऑफ ड्राइंग आउट, कि टीचिंग का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ नॉलेज डालते जाना है, बल्कि कुछ उस मतलब लर्निंग आउटकम जो है उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो उसके बाद नॉट अ पैसिव। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन है कि पैसिव मोड में बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो किस मेथड में होते हैं? नॉट अ पैसिव बट जी बिल्कुल लेक्चर मेथड में। मैम स्क्रीन शो हो रही है मेरी तरफ से शो हो रही है, आप अपनी तरफ चेक करें, स्क्रॉल करें अपनी जी बिल्कुल लेक्चर मेथड में स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं, मतलब साइलेंट होते हैं, चुप करके सुन रहे होते हैं। नॉट अ पैसिव एक्ट, टीचिंग जो है वो पैसिव एक्ट नहीं है कि खामोशी से बस बच्चे बैठ जाएं कुछ करें, बट एन एक्टिव प्रोसेस, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। मैच्योर स्किल्स यानी टीचर की तरफ से ये एक्टिव प्रोसेस होना चाहिए और वो बच्चों को भी एक्टिव करे। उसके साथ है बाद है जी गुड टीचिंग इन्वॉल्व स्किल इन गाइडिंग लर्निंग। जो अच्छी टीचिंग होती है वो उसमें बहुत सारी टेक्निक्स
और टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता है और फिर लर्नर्स को गाइड किया जाता है। गुड टीचिंग इज़ वेल प्लान्ड। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, प्लानिंग जो होती है किसी भी चीज़ की। गुड टीचिंग जो है वो वेल प्लान्ड है, यानी उसकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक लेक्चर आपने देना है, तो उसके लेक्चर के लिए पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि आपने जैसे हमने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में पढ़ा और डिस्कशन मेथड में भी पढ़ा कि डिस्कशन स्टार्ट करवानी है तो फिर पहले स्टार्टिंग किस तरह से करनी है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, फिर डिस्कशन करवानी है और फिर एंडिंग किस तरह से करनी है। इसी तरह प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने उसको आगे किस तरह से लेके चलना है और फिर बच्चों को क्या समझाना है, किस वक्त आपने चार्ट यूज करना है, किस वक्त मॉडल यूज करना है, किस वक्त बच्चों से क्वेश्चनिंग करनी है, तो ये और किस तरह फिर लेसन को एंड करना है, ये सारी जो है वो प्लानिंग की हुई होगी पहले से, तो फिर टीचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट है जी मीन्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग। कि टीचिंग जो है ये लर्निंग एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट पैदा करती है स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि टीचिंग इस तरह से हो कि बच्चे जो हैं वो इजी फील करें और आसानी के साथ सीखें। लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो बहुत फेमिलियर हो, बहुत आसान हो बच्चों के लिए कि जी। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग। ये इकट्ठा हो गया है, मीन्स ऑफ एडजस्टमेंट था और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। गुड टीचिंग इज सजेस्टिव एंड कोऑपरेटिव। बिल्कुल बच्चे की सलाह करनी चाहिए, ठीक है, उसको डांट डपट की बजाय उसको प्यार से चीज़ें जो हैं वो सजेस्ट करनी चाहिए कि अगर आप ऐसे नहीं तो इस तरह कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, कोऑपरेशन के साथ, ठीक है, बजाय अथॉरिटेटिव मोड की बजाय डेमोक्रेटिक और पोलाइट मोड पे। गुड टीचिंग इज काइंडली एंड सिंपैथेटिक। बिल्कुल, जैसे अभी वो हम ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा कि होमवर्क जो है वो भूल गया तो अब क्या होगा, मार पड़ेगी, नहीं, काइंड होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए। रोज़मर्रा की रूटीन हो तो पनिश करना चाहिए, एक आध का दिन हो तो उसको भी पोलाइटली हैंडल करना चाहिए। और गुड टीचिंग इज डेमोक्रेटिक, सबके साथ जो है वो इक्वली, फेवरेटिज्म का जो है वो शिकार नहीं होना चाहिए, रूल्स के अकॉर्डिंग टीचर को वर्क करना चाहिए। और उसके बाद है इक्विपिंग द चाइल्ड फॉर फ्यूचर, बच्चे को जो है वो मुस्तकबिल के लिए तैयार करना, ये भी टीचिंग की नेचर में है, फीचर में है कि किस तरह से वो नेक्स्ट उसने अपने सोशल सर्कल में किस तरह से मूव करना है, अपने स्टडी के दायरे को किस तरह से बढ़ाना है और कौन सा जो है वो डिपार्टमेंट चूज़ करना है, इन सारी चीज़ों के लिए बच्चे को प्रिपेयर करना है। गुड टीचिंग इज़ द बोथ डायग्नोस्टिक एंड रेमिडियल, के जो बच्चे को मसाइल हैं उनको डायग्नोज भी करना और उनका तदारुक भी करना, उनका हल भी निकालना, कि कोई मसला आ गया है किसी भी स्टूडेंट को तो उस मसले का हल पेश करना, हल निकाल कर देना स्टूडेंट को, ये बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है। अब इस तरह नहीं होना चाहिए कि बाज़ क्लास के अंदर अगर टीचर जो है वो उसे डायग्नोज कर भी ले किसी स्टूडेंट के इशू को और इग्नोर कर दे और उसे हल ना करे, तो ये टीचर को सूट नहीं करता, उसके मनसब को। नेक्स्ट है गुड टीचिंग इज कोरिलेटिव। कोरिलेटिव अच्छा, और लास्ट पर गुड टीचिंग इज लिबरेट द लर्नर। अच्छा, इसमें कोरिलेटिव का मतलब जी, गुड टीचिंग इज कोरिलेटिव मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉलेज जो है वो भर दे स्टूडेंट्स के या सिर्फ कंसेप्ट बताता जाए, बल्कि उन कंसेप्ट्स को उसकी डेली लाइफ से रिलेट करे। जैसे मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ तो मैं आपकी क्लास से, आपके ग्रुप की डिस्कशन से एग्जांपल पुट कर रही होती हूँ, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, आपकी फैमिली से या आपके फ्रेंड्स से जो है एग्जांपल पुट कर रही होती हूँ, तो आपको वो कंसेप्ट जो है आसानी से समझ आ जाता है। तो इस तरह कोई भी लेसन है, कोई भी कंसेप्ट है, उसको रिलेट करके पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। फिर उसमें स्टूडेंट से कुछ मॉडल बनवा लिए जाएं, कुछ प्रोजेक्ट बनवा लिए जाएं, ड्राइंग करवा ली जाए, चार्ट का यूज़ कर लिया जाए, मतलब डिफरेंट एविएड यूज़ करके तो है उसको क्लियर किया जाए। गुड टीचिंग लिबरेट्स द लर्नर। अब ये है गुड टीचिंग डिवेल्प्स इन द चाइल्ड हैबिट्स
ऑफ इनिशिएटिव, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो इफ़ेक्टिव और अच्छी टीचिंग होती है ना, वो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो बिल्ड करती है। और जब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है तो बच्चे आज़ादी के साथ अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं, आसानी के साथ बगैर झिझके टीचर से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, और जहाँ उनको मसला पेश आए वो उसका जो है वो सवाल करके उससे हल करते हैं। अमूमन क्या होता है कि बच्चे सवाल पूछने से पहले डर रहे होते हैं कि मुझसे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो टीचर से सवाल कर लें, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है। और कुछ बच्चों की आदत होती है वो पीछे जाकर छुप के बैठते हैं ताकि हमसे सवालात ना किए जाएं या हमें उठाया ना जाए किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो ये लेवल ऑफ जो कॉन्फिडेंस है वो लो होता है, और उसके अलावा उनकी लर्निंग प्रॉपर नहीं हो रही होती और टीचर की उन पर नज़र नहीं होती। तो ये इन सारी चीज़ों पे एक टीचर को जो है वो नज़र रखनी चाहिए। उसके बाद प्लानिंग ऑफ टीचिंग है कि टीचिंग से पहले प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग या फिर इसको प्री एक्टिव फेज भी कहा जाता है, रेफर्स टू द स्टेज ऑफ टीचिंग प्लान्स। जी, प्लान्स हिज टीचिंग यूनिट और प्रोग्राम टू प्रोड्यूस डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स, कि कोई भी एक यूनिट है या फिर पूरा प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड जो भी लर्निंग आउटकम्स हैं उसके मुताबिक पहले प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग के बगैर जो है वो टीचिंग हो ही नहीं सकती। तो ये एक एजुकेशनिस्ट हैं लॉरेंस, उन्होंने प्री ट्यूटोरियल जो फेज़ है वो टीचिंग के लिए बताया कि वो बहुत ज़रूरी है, और उसके जो ऑपरेशंस हैं वो फॉलोइंग है। नंबर 1 है फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन द लाइट ऑफ पीपल्स एंट्री बिहेवियर, यानी कि जब स्टार्ट में आपने बच्चों को पढ़ाना है, ये मतलब जैसे हमारे यहाँ पूरे एक साल का सेशन होता है, तो सेशन स्टार्ट होने से पहले जिस भी सिलेबस को, जिस भी लेवल के सिलेबस को पढ़ाया जाना है, पहले उसको उसकी प्लानिंग कर ली जाए। प्लानिंग को दो तरह से किया जाएगा, एक ओवरऑल जो उसके ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब सालाना ऑब्जेक्टिव ये होंगे कि बच्चा इस काबिल हो जाए कि इस कोर्स, इस ग्रेड के कोर्स को कवर कर ले और सालाना इम्तिहान में पास हो जाए। उसके अलावा जो सिंगल वन यूनिट होगा उसके मुताबिक भी उसकी प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए। और दिस रिक्वायर्स क्लियर आइडिया ऑफ एंटरिंग बिहेवियर, अवेलेबल लर्निंग एनवायरनमेंट, और फिर किस तरह का लर्निंग एनवायरनमेंट देना है बच्चों को। जब बच्चे आ रहे हैं स्टार्ट पे किस तरह रखना है, दरमियान में किस तरह रखना है, किस तरह से उनको लेके चलना है, क्लास के अंदर रूल किस तरह से होने चाहिए, इन सारी चीज़ों की प्लानिंग। उसके बाद टेकिंग डिसीजन अबाउट द कॉन्टेंट और सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट, कि क्या पढ़ाना है। पहले तो पढ़ाने के हवाले से कुछ स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव क्लियर हों, एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, और फिर सब्जेक्ट के हवाले से जो मकासद हैं कि बच्चों को इंग्लिश रीडिंग फ्लुएंसी के साथ आ जाए, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर बच्चों के ग्रामेटिकल स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएं, ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मतलब जिस भी मकसद के लिए पढ़ाना है उसके बारे में एक तो सिलेबस जो है वो उसके मुताबिक तैयार किया जाए, और फिर उसी के मुताबिक जो है वो पढ़ाया जाए। मिसाल के तौर पे आपकी पेडागोजी की क्लास है, ठीक है, सुबुल इस्लाम अकेडमी ने डिसीजन लिया कि आपको तैयारी करवाए, तो आपका कंटेंट जो है वो पेडागोजी का जो सिलेबस दिया गया उसके मुताबिक बनाया गया, ठीक है। और फिर सिंपल टू कम्प्लेक्स के और आसान से मुश्किल के रूल को फॉलो किया गया कि पहले आपको आसान आसान चीज़ें करवाएगी, पहले आपको वो चीज़ें करवाएगी जो चीज़ें आप पहले से जानते हैं, ठीक है, जो आप रोज़ाना यूज़ भी करते हैं बतौर टीचर। उसके बाद जो है मतलब डिफरेंट टीचिंग मेथड आप यूज़ करके पढ़ा रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। और फिर टीचिंग को भी आप जानते हैं। इसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ या बाकी टॉपिक्स की तरफ जाया जाएगा। मेरे ख्याल से सारे सब्जेक्ट्स, सारे टॉपिक्स ऑलरेडी आप जानते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले आप की प्रैक्टिकल उनके साथ रिजेम्बलेंस है या प्रैक्टिकली आप जानते हैं। अभी जो है वो आप एजुकेशन की लैंग्वेज में उनको पढ़ेंगे और समझेंगे, और आपके कंसेप्ट जो है उसके मुताबिक क्लियर होंगे, ठीक है। उसके बाद है सीक्वेंसिंग एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट और सब्जेक्ट, कि एक सीक्वेंस बनाया जाए कि पहले
मतलब जैसे अभी मैं बता रही थी आपको कि पहले कौन से टॉपिक्स करवाने हैं, कौन से यूनिट्स करवाने हैं, फिर कौन से यूनिट करवाने हैं, पहले लॉन्ग क्वेश्चन करवाने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन करवाने हैं, एमसीक्यूज करवाने हैं, क्या पहले करवाना है, क्या बाद में करवाना है, किस तरह से लेके चलना है पूरे साल बच्चों को, वो सारा प्लान कर लिया जाए। उसके बाद डिसाइडिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज टू बी अडॉप्टेड। अब यहाँ पर ना स्ट्रेटजीज या मेथड के ये भी डिसाइड कर लिया जाए कि किस मेथड, किस यूनिट को किस मेथड के ज़रिए पढ़ाना है और कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं या अख्तियार किए जाएंगे। और लास्ट पर है डिस्ट्रीब्यूटिंग द टीचिंग स्ट्रेटजीज़। अब ये पिछले से मिलता जुलता है कि फिर ये मतलब प्लानिंग के दौरान ये लिख लिया जाए कि इस सेक्शन पे कौन सी स्ट्रेटजी या मेथड का इस्तेमाल होगा, नेक्स्ट पे कौन सा होगा, नेक्स्ट पे कौन सा होगा। जब ये सारी प्लानिंग हो जाएगी तो उसके बाद एक टीचर जो है वो अपने जहन में आने वाले 3 सवालात का जवाब दे सकता है। पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है कि व्हेन शैल आई यूज़ द मॉडल और अ चार्ट, कि कब मुझे मॉडल या चार्ट या एविएट का यूज़ करना होगा। और दूसरा सवाल ये है कि कब मुझे मुख्तलिफ किस्म के सवालात बच्चों से पूछने हैं, व्हेन शैल आई यूज़ क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और फिर व्हेन, तीसरा सवाल जो है, व्हेन शैल आई यूज़ द चाक बोर्ड, कि कब मुझे जो है वो बोर्ड का इस्तेमाल करना है और चाक का इस्तेमाल करना है, और इसी तरह के और सवालात। ठीक है, तो जब प्लानिंग होगी तो ये सारे काम जो हैं वो हो सकेंगे, अदरवाइज़ ये काम नहीं हो पाएंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। टीचिंग कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपके साथ जो टेस्ट लिंक्स शेयर किए गए थे उनमें टीचिंग कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ऐड किए गए थे। तो अब उम्मीद है कि वो आपके लिए आसान हो जाएंगे उनको समझना और उनको हल करना। तो इस टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।